तारे में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। यह आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलता होगा। और मनुष्य जो है नाभिकीय विखंडन भी कर सकता है और संलयन भी कर सकता है, लेकिन मनुष्य कंट्रोल जो है सिर्फ विखंडन को कर सकता है। एक बार चाइना ने 155 सेकंड तक नाभिकीय संलयन को कंट्रोल कर लिया था। होता है कि इसका घनत्व इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा घनत्व बढ़ जाता है कि इसके जो है ना, इसके 1 चम्मच मिट्टी का भार जो है 10 हाथियों के बराबर हो जाता है ना। तो अब इसे नॉर्मल नहीं उठा सकते, उसके लिए क्रेन की आवश्यकता होगी। सोच सकते हैं कितना ज़्यादा घनत्व बना लेता है, ये घनत्व बना लेता है। और इसी कंडीशन में जो चला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक होल। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बिग बी जीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी की चर्चा करने वाले हैं, लेकिन ज्योग्राफी की चर्चा करने से पहले हम उसमें देखते हैं कि हमारी पृथ्वी की आकृति कैसी है। तो पृथ्वी की आकृति दरअसल जो है ना, पृथ्वी की आकृति ना नारंगी जैसी है, ना अनानास जैसे, ना सेब जैसा। पृथ्वी की आकृति जो है जियोड टाइप का है। कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी का आकार जो है कि कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं गड्ढा है, कहीं कहीं खाई है, कहीं मरियाना ट्रंच है, कहीं समुद्र की गहराई में है। तो कहने का मतलब पृथ्वी का जो है ना जियोड टाइप का आकार है। पृथ्वी का आकार कैसा है, हमारी पृथ्वी जो है इस टाइप का है, इस टाइप का। कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर मरियाना ट्रंच है, कहीं पर खाई है। तो इस टाइप के आकार को जो है ना जियोड कहते हैं, जियोड। तो हमारी पृथ्वी कैसी है, जियोड। तो पृथ्वी का अध्ययन करने से पहले हम जो है पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले एस्ट्रोनॉमी पढ़ना पड़ेगा। एस्ट्रोनॉमी, अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन। उसके बाद है दूसरा जियोग्राफी, भूगर्भ विज्ञान का अध्ययन, भूगर्भ विज्ञान का अध्ययन। उसके बाद है टोपोग्राफी, टोपोग्राफी यानी कि स्थलाकृति का निर्माण, स्थलाकृति विज्ञान का अध्ययन। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद फिर इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। तो ये दोनों को, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को जब दोनों मिला दिया जाता है तो इसको बोलते हैं जियोग्राफी। तो चलिए बिना देर करते हुए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। दरअसल बिहार दरोगा में जो है इंडियन पॉलिटी के बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है भूगोल से ही पूछा जाता है, ज्योग्राफी से ही पूछा जाता है। इसीलिए भूगोल का अध्ययन करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है कि उत्पत्ति कैसे हुई है, पृथ्वी का उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए चलिए हम बिना देर करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन करते हैं। एस्ट्रोनॉमी, अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन। तो अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन जिसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी दरअसल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन, जिसे रशियन भाषा में कॉस्मोलॉजी भी कहा जाता है। तो अंतरिक्ष में हम अगर नज़र उठा करके देखते हैं आकाश में हमें जितने भी सारे चीज़ नज़र आते हैं वो आकाशीय पिंड, वो सारे क्या हैं, अंतरिक्ष है। तो अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा क्या नज़र आता है हमें, तारा। अगर कोई पूछ देगा कि तारों की संख्या कितनी है तो कोई इसको गिन नहीं पाया है, लेकिन अगर फिर भी अगर पूछ दिया कि तारों की संख्या कितनी है तो हम निकाल सकते हैं तारों की संख्या बराबर 100 अरब गुने 100 अरब। तो ये हो गया हमारा तारों की संख्या। 100 अरब गुने 100 अरब कर देंगे तो हम निकल जाएगा आपका तारों की संख्या। उसके बाद तो हमें ब्रह्मांड का अध्ययन करने से पहले क्या चीज़ का अध्ययन करना पड़ेगा, तारों का अध्ययन। तारा का अध्ययन जब करेंगे तो बहुत सारे तारे मिल करके क्या बनेगा, हमारा गैलेक्सी बनेगा, और उस कई गैलेक्सी मिल करके हमारा ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम तारे का अध्ययन करेंगे तब ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तारा कहते किसे हैं उसके बारे में समझते हैं। ये जिसके पास खुद का उष्मा और खुद का प्रकाश हो उसे हम तारा कहते हैं।
तो आकाश में दिखने वाला समस्त आकाशीय पिंड क्या तारे हैं? नहीं। जैसे हो गया पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के पास ना खुद का ऊष्मा है और ना ही प्रकाश है, तो वह क्या हो गया? वह तारा नहीं है। जैसे और समझते हैं, जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, ये सब क्या है? ये सब आकाशीय पिंड हैं, ये सब नवग्रह हैं और इसके पास ना खुद का प्रकाश होता है और ना ही खुद का ऊष्मा होता है। और अंतरिक्ष में जितने भी मंगल और बृहस्पति के बीच जितने भी एस्ट्रॉइड बेल्ट हैं, उसके पास भी खुद का प्रकाश है, खुद का ऊष्मा नहीं होता है। कहने का मतलब ये सब जो है क्या है? आकाशीय पिंड है। इसके पास ना खुद का ऊष्मा है और ना खुद का प्रकाश है। जैसे हो गया सूर्य, सूर्य में खुद का ऊष्मा है और खुद का प्रकाश है, अर्थात सूर्य एक तारा है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता होगा कि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हमसे सबसे नज़दीक का तारा कौन है, यानी कि सबसे नज़दीक का तारा कौन है? तो सूर्य जो है हमारा सबसे नज़दीक का तारा है। तो आप लोग के मन में यह भी ख्याल आता होगा कि जब सूर्य एक तारा है तो फिर इसका नाम सूर्य क्यों रखा गया है? दरअसल बात यह है कि जिसके साथ मेरा खुद ज़्यादा लगाव हो जाता है, जिसको हम ज़्यादा अंदर से पहचानने जानने लगते हैं, तो उसका एक अलग नाम दे दिया जाता है, उसका कुछ निक नेम होता है। तो उसी तरह से दरअसल सूर्य जो है तारा है, लेकिन वो हमारे परिवार का एक सदस्य है, इसीलिए उसे अलग नाम दे दिया गया है। अब हम देखते हैं कि हमारा तारे का निर्माण कैसे हुआ है। तारे का निर्माण, तो अब हम देखते हैं कि हमारा तारा जो है, तारे का निर्माण कैसे हुआ है। तो दरअसल तारा जो है ना, हर एक तारा बनने से पहले वह एक गैस का गोला होता है। कोई भी तारा बनने से पहले वह क्या होता है? एक गैस का गोला होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? निहारिका। निहारिका। कोई भी तारा बनने से पहले वह एक गैस का गोला है और उस गैस के गोले को क्या कहते हैं? निहारिका, जिसे हम अंग्रेजी में नेबुला भी कहते हैं, नेबुला। और यह जो गैस का जो गोला होता है, इसमें कौन सा गैस पाया जाता है? हाइड्रोजन और हीलियम। यह जो नेबुला होता है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम होता है और यह गैस क्या होता है? आपस में धीरे धीरे संकुचित होने लगता है, यानी धीरे धीरे सब पास आने लगते हैं। जैसे जैसे ज़्यादा पास करीब एक दूसरे के आने लगते हैं, तो उसमें एक घर्षण बल होता है, जिसके कारण वो घर्षण के कारण गर्म होकर के जलने लगता है। और वह जब जलने लगता है तो उसका टेम्परेचर जो है 6000 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। यह गर्म होकर के जलने लगता है। यह नेबुला जो है गर्म होकर के जलने लगता है, जिसे हम स्टार कहते हैं। और इसके सतह का टेम्परेचर जो है 6000 डिग्री टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। तो कहने का मतलब जो हमारा नेबुला है, जब वह संकुचित होकर के क्लोज आता है और इतना क्लोज आ जाता है तो उसमें घर्षण के कारण क्या होता है? गर्म होकर के जलने लगता है। जब वह जलने लगता है तो उसके सतह का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। और वह जब 6000 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है तो वह क्या होता है? प्लाज्मा अवस्था में चला जाता है। प्लाज्मा अवस्था में चला जाता है। प्लाज्मा अवस्था क्या होता है? आप लोग सुने होंगे कि पदार्थ की जो है 5 अवस्था होती है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, और चौथी अवस्था जो है वह प्लाज्मा अवस्था होता है। और पांचवी अवस्था कौन सी है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यही जो है चौथी अवस्था में चला जाता है। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि तारा जो है कौन सी अवस्था में पाया जाता है? ठोस, द्रव या फिर गैस? तो आप लोग को लगता होगा कि यह हीलियम और हाइड्रोजन जब गैस है उसमें तो गैस ही होगा तारा। नहीं, हाइड्रोजन और हीलियम जब गर्म होकर के जलने लगता है तो वह उसका टेम्परेचर इतना अधिक हो जाता है कि वह प्लाज्मा अवस्था में चला जाता है, इसीलिए वह प्लाज्मा अवस्था भी कहते हैं। और कोई भी तारे का निर्माण करने के लिए उसे कम से कम 6000 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, तभी जो है वह तारा बन पाएगा। और प्लाज्मा अवस्था में भी जाने के लिए उसको कम से कम 6000 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। जब यह 6000 डिग्री सेंटीग्रेड में चला जाता है तो वह प्लाज्मा अवस्था में पहुँच जाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है? इसमें एक रासायनिक अभिक्रिया होता है, इसमें नाभिकीय संलयन होने लगता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन लगता है। और यह संलयन के दौरान क्या होता है? हाइड्रोजन जो है हीलियम में टूटने लगता है, हाइड्रोजन जो है हीलियम में परिवर्तित होने लगता है। इसके बाद फिर क्या होता है? इसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होने लगता है। जब ऊष्मा होता है साथ साथ में ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश भी उत्पन्न होने लगता है। जब रात को सोते होंगे छत पे
तो आप आसमान में देखते होंगे बहुत सारे तारे नज़र आते हैं, लेकिन सभी तारे का जो है कलर अलग अलग होता है। तो तारे का कलर बेसिकली 3 प्रकार का होता है। तारे का रंग जो है 3 रंग का होता है। वह कौन कौन सा आता है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। पहला जो तारा होता है जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वह जो है लाल तारा होता है। जिस तारे का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वह तारा लाल नज़र आता है। और जिस तारे का टेम्परेचर जो है 6000 डिग्री से अधिक, यानी 6000 से अधिक यानी 10,000, 15,000 या 20,000 या 30,000 डिग्री टेम्परेचर होता है, यानी 6000 से प्लस, तो वह तारे का रंग जो है सफ़ेद होता है। और तीसरा जो क्वालिटी होता है तारे में, जो तारा का टेम्परेचर यानी कि लाखों डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, यानी लाख डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चला जाता है, उस तारे का रंग जो है ब्लू होता है। तो आकाश में जो तारा का जो कलर होता है वह बेसिकली 3 कलर का होता है। वह कौन कौन सा होता है, जिस तारे का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वह तारा लाल दिखाई देता है। और जिस तारे का टेम्परेचर जो है 6000 से अधिक यानी 10,000, 15,000 या 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वह सफ़ेद दिखाई देता है। और जो जिस तारे का टेम्परेचर लाखों डिग्री सेंटीग्रेड में चला जाता है वह तारा जो है ब्लू दिखाई देता है। तो उम्मीद करते हैं कि तारे का कलर आपको समझ में आया होगा। कि जैसे हो गया परमाणु बम और हाइड्रोजन बम। परमाणु बम में जो है ना नाभिकीय विखंडन होता है, और हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन होता है। आपको क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है एग्जाम में, देखे होंगे कि तारे में जो अभिक्रिया होती है वह कौन सी विक्रिया होती है, विखंडन या संलयन। तो तारे में बेसिकली क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। मनुष्य जो है नाभिकीय संलयन भी कर सकता है और नाभिकीय विखंडन भी कर सकता है, लेकिन मनुष्य कंट्रोल सिर्फ विखंडन को कर सकता है, संलयन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। चाइना ने 155 सेकंड तक नाभिकीय संलयन को कंट्रोल कर लिया था, उसके बाद वह नहीं कर पाया। तो वही दुनिया को बता दिया था कि हमने जो है कृत्रिम सूरज बना लिया है, जो कभी संभव नहीं है। तो ये सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, ये कभी वास्तविक में परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो हालांकि नाभिकीय संलयन पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी काम कर रही है। कहा जाता है कि 2024 तक, वैज्ञानिकों का कहना है कि 2024 तक हम नाभिकीय संलयन पर पूर्णतः कंट्रोल कर लेंगे। हालांकि सूर्य बने न बने, नाभिकीय संलयन का आने वाले सीजन में हमें उपयोग किया जा सकता है। अब तो तारे की उत्पत्ति तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं तारे की समाप्ति कैसे होती है, अर्थात तारा का जीवन अंत कैसे होता है। अब हम इसको समझते हैं। तारा का अंत, यह है हमारा निहारिका गैस का गोला और यह है हमारा स्टार। और अब जो है समझिए इस स्टार का ईंधन जो है धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पे है, समाप्त होने वाला है। तो यह क्या होगा, आकार में धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जो तारे का ईंधन अगर समाप्त होने लगता है तो वह क्या होता है, धीरे धीरे आकार में बड़ा होने लगता है। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि तारे का ईंधन जो होता है सबसे पहले केंद्र में खत्म होता है, यानी कि सेंटर में। और जब सेंटर में खत्म होने लगता है तो यह जो संकुचित हुआ था यह धीरे धीरे क्या होता है, फैलने लगता है। और जब यह फैल करके बड़ा होता है तो यह बन जाता है लाल दानव। जब कोई तारा बड़ा हो जाता है तो क्या बन जाता है, लाल दानव, जिसे हम अंग्रेजी में रेड ज्वाइंट भी कहते हैं। जब कोई भी तारे का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह क्या बन जाता है, लाल दानव, जिसे हम अंग्रेजी में रेड ज्वाइंट भी कहते हैं। लाल दानव के तारा का अंत होने के 2 रास्ते हैं। जो तारा आकार में छोटा होता है उसका अलग रास्ता होता है अंत होने का, और जो तारा आकार में बड़ा होता है उस तारे का अंत होने का रास्ता अलग है। यानी कि छोटा तारा अलग ढंग से मर सकता है और बड़ा तारा अलग रास्ते से मर सकता है। तो दोनों को अलग अलग हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जो छोटा तारा है वो उसका अंत कैसे होता है उसको हम समझते हैं। तो मान लीजिए तारा आकार में छोटा है, आकार में छोटा है, तो जो तारा आकार में छोटा होता है वह क्या बनता है, आगे चल करके जब कि श्वेत वमन बनता है। क्या बनता है, श्वेत वमन। श्वेत वमन, जिसे हम अंग्रेजी में वाइट ड्वार्फ भी कहते हैं। जो तारा आकार में छोटा होता है वह आगे चल करके क्या बनता है, लाल दानव के बाद वह क्या बन जाता है, श्वेत वमन, जिसे हम अंग्रेजी में वाइट ड्वार्फ भी कहते हैं। वाइट ड्वार्फ जो तारा होता है वह कम चमकदार होता है और तारा यहाँ पर आखिरी सांस गिन रहा होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, तारा धीरे धीरे बिल्कुल चमकना छोड़ देता है। जब तारा बिल्कुल चमकना छोड़ देता है तो वह क्या हो जाता है, काला वमन, काला वमन।
जिसे हम अंग्रेजी में ब्लैक ड्वार्फ भी कहते हैं। जो लाल दानव आकार में छोटा होता है वह क्या बन जाता है, आगे चल करके श्वेत भवन बन जाता है, श्वेत भवन। और यहाँ यह तारा जो है कम चमकने लगता है। यहाँ तारा अपने जीवन का आखिरी सांस गिन रहा होता है और फिर कुछ क्षण ऐसा होता है जो तारा बिल्कुल ही चमकना छोड़ देता है, तो वह क्या बन जाता है, काला भवन। और काला भवन जब बन जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ब्लैक ड्वार्फ। तो उम्मीद करते हैं कि जो आकार में छोटा होता है वह उस तारे का अंत कैसे होता है। तो पहले श्वेत भवन बनता है जो कम चमकता है, यहाँ तारा आखिरी सांस गिन रहा होता है, और उसके बाद फिर जब तारा बिल्कुल ही चमकना छोड़ देता है तब क्या बन जाता है, काला भवन, जिसे हम ब्लैक ड्वार्फ भी कहते हैं। अब हम देखते हैं जो तारा आकार में बड़ा हो उसका अंत कैसे होता है। तो हम यहाँ देखते हैं जो तारा आकार में बड़ा हो उस तारे का अंत कैसे होता है। तो जो तारा आकार में बड़ा होता है अभिनव तारा, अभिनव तारा या विस्फोटी तारा, जिसे हम अंग्रेजी में सुपरनोवा भी कहते हैं। जो तारा आकार में बड़ा होता है और उस तारे का जब ईंधन समाप्त होता है तो वह क्या बन जाता है, लाल दानव। और लाल दानव जो आकार में बड़ा होता है तो वह क्या होता है, उसमें एक विस्फोट होता है। छोटा तारे का अंत तो श्वेत भवन और काला भवन होकर के अंत हो जाता है, उसमें विस्फोट नहीं होता है। लेकिन जो आकार में बड़ा होता है उसमें एक विस्फोट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विस्फोटी तारा या तो फिर अभिनव तारा के नाम से जानते हैं, और अंग्रेजी में उसे सुपरनोवा भी कहते हैं। और जब उसमें विस्फोट होता है तो जब अभिनव तारे में विस्फोट होता है तब उसमें जो है 3 कंडीशन होता है। वह कौन सा है 3 कंडीशन, इसको हम देखते हैं। विस्फोट करने के बाद अगर इसमें साइज अगर बड़ा होता है तो यह बन जाता है न्यूट्रॉन तारा। और फिर जो उससे छोटा होता है, जो विस्फोट करने के बाद जो चमकीला तारा होता है उसे हम क्या कहते हैं, पल्सर तारा। और विस्फोट करने के बाद जब जिसमें चुंबकीय गुण अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वेसर। अब हम देखते हैं, इसको समझने का कोशिश करते हैं कि जितने भी तारे हैं सबसे पहले क्या होगा उसका, लाल दानव समझिए हर एक तारा बनेगा। लेकिन लाल दानव बनने के बाद जो आकार में बड़ा होता है उसमें क्या होता है, विस्फोट होता है। विस्फोट जब जैसे होता है तो उसे हम विस्फोटी तारा या फिर अभिनव तारा के भी नाम से जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में सुपरनोवा कहते हैं। और जब ये विस्फोट होता है तो इसमें जो आकार में बड़ा हो जाता है वो जो आकार में बड़ा होता है वो उसे हम न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। और न्यूट्रॉन तारा क्या होता है इसको समझते हैं। न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, आकार में बड़ा होता है और यह धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है। जब विस्फोट होगा तो वह गर्म होगा और कुछ समय ऐसा होता है यह ठंडा होने लगता है। जब ठंडा होने लगता है तो यह सिकुड़ने लगता है, धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है और यह धीरे सिकुड़ करके अपना घनत्व जो है बढ़ाने लगता है। और एक समय ऐसा होता है कि इसका घनत्व इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा घनत्व बढ़ जाता है कि इसके जो है ना, इसके 1 चम्मच मिट्टी का भार जो है 10 हाथियों के बराबर हो जाता है। आप सोच सकते हैं कि इसका घनत्व इतना बढ़ जाता है। और जब इतना घनत्व बढ़ जाता है, जैसे आप बचपन में गुल्ली खेलते होंगे, शीशा का जो छोटा सा गुल्ली होता है, अगर उस गुल्ली को भी अगर उठाना होगा ना तो आप ऐसे नॉर्मल नहीं उठा सकते, उसके लिए क्रेन की आवश्यकता होगी। सोच सकते हैं कितना ज़्यादा घनत्व बना लेता है ये। और यह घनत्व जब इतना बढ़ जाता है तो इसका इतना ज़्यादा घनत्व बढ़ जाता है कि प्रकाश को भी पार नहीं होने देता है, यानी कि प्रकाश भी वहाँ दिखाई नहीं देता है। बहुत ज़्यादा घनत्व बन लेता है और इस कंडीशन में जो चला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक होल। इसे हम ब्लैक होल भी कहते हैं, ब्लैक होल। इस तारे को हम क्या कहते हैं, ब्लैक होल। कहने का मतलब ये हुआ जो न्यूट्रॉन तारा है वो क्या बनेगा, अंत में ब्लैक होल बनेगा। उसके बाद विस्फोट करने के बाद जिसमें सबसे ज़्यादा विस्फोट करने के बाद जो सबसे चमकदार होता है, यानी सबसे अधिक चमकता है, उसे हम क्या कहते हैं, पल्सर तारा कहते हैं। और फिर विस्फोट करने के बाद जिसमें चुंबकत्व गुण अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वेसर। तो क्या सभी तारा ब्लैक होल का निर्माण करता है? नहीं, सभी तारा ब्लैक होल का निर्माण नहीं कर पाता है। तो ब्लैक होल बहुत कम बनता है और यह ब्लैक होल समझ लीजिए जिस चीज़ से टकरा जाएगा उसका अंत निश्चित है। हमारे करीब में अगर पृथ्वी है, पृथ्वी से टकरा जाएगा तो समझिए पृथ्वी का
अंत निश्चित है। इसीलिए हम लोग को अगर सबसे ज़्यादा खतरा है तो किससे है? ब्लैक होल से है। या तो छोटा मोटा आकाशीय पिंड आकर के गिरेगा, उससे अंत हो सकता है, या फिर ब्लैक होल टकरा गया तब तो फिर पृथ्वी बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये तारा का अंत कैसे होता है। तो आप कहने का मतलब जो छोटा तारा होता है तो वह श्वेत वमन और काला वमन बनता है, और जो बड़ा तारा होता है वह क्या बनता है? न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा या फिर क्वेसर बनता है। तो आखिर में कितना बड़ा और कितना छोटा, इस पर बहुत सारे वैज्ञानिक ने रिसर्च किया, लेकिन कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा पाया। तो भारतीय वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने एक सिद्धांत दिया, और वह सिद्धांत का नाम है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा क्या होता है? चंद्रशेखर सीमा यानी कि हमारा जितना बड़ा सूर्य है, सूर्य में अगर 1.44 से गुना कर देंगे तो वह चंद्रशेखर सीमा बन जाता है। सूर्य यानी सन गुने 1.44, तो यह बन जाता है चंद्रशेखर सीमा। इसको हम लगभग में 1.5 भी लिख सकते हैं, लगभग सन गुना 1.5 लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। जो तारा चंद्रशेखर सीमा से छोटा होता है वह बनता है श्वेत वमन और अंत में काला वमन। लेकिन जो तारा चंद्रशेखर सीमा से बड़ा होता है वह क्या बनता है? अभिनव तारा। और अभिनव तारों में विस्फोट होने के बाद क्या बनता है? न्यूट्रॉन तारा, जिसे हम जो बाद में जा करके ब्लैक होल का निर्माण करता है। और जो चमकदार होता है वह पल्सर बन जाता है, जिसमें चुंबकत्व गुण अधिक होता है, वह क्वेसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। तारा का निर्माण कैसे हुआ, तारा का उत्पत्ति कैसे हुआ। अब हम इससे आगे नेक्स्ट क्लास में लेंगे। और जो व्यक्ति मेरा वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि अगर अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और कोई भी ऐसा सार्वजनिक काम करने से आपको खुशी मिलती है तो उसे अवश्य करें। धन्यवाद।